मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं एक टीचर के हैसियत से नहीं आया। आज के इस क्लास में मैं कोच के हैसियत से आया। आप इस क्लास में छात्र बन के बताना है, स्टूडेंट नहीं बनना। आप इस क्लास में एस्पिरेंट बन के आना, अभ्यर्थी बन के आना, क्योंकि आज इस क्लास में ना आप छात्र ना मैं शिक्षक। आप होंगे अभ्यर्थी और मैं होऊंगा कोच। आप खेलेंगे, मैं खिलाऊंगा, क्योंकि आज के इस क्लास में हम सब अभ्यास करेंगे और अभ्यास में ही सारी चीजें कंठस्थ करेंगे, कंठाग्र करेंगे। यह क्लास एक सीक्वेंस के रूप में चलेगा जो कंप्लीट फ्री होगा। इसका कोई पैसा आपको नहीं लगेगा। हाँ, आप देखेंगे, आपको इससे फायदा होगा। यही सबसे बड़ा मेडल होगा मेरे लिए। सो प्रयास करेंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जीके जीएस का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर जीके जीएस की बात करें तो दुनिया भर की सारी चीजों को समझना है। जीके जीएस में बहुत बड़ा रोल हिस्ट्री का होता है और आज के इस क्लास में हिस्ट्री के एक एक टॉपिक को क्रमबद्ध तरीके से हम लोग अभ्यास करेंगे, कंठस्थ करेंगे, कंठाग्र करेंगे। एक एक चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कैसे? हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी? तो सबसे पहले मैं आपको इस हर टॉपिक के फैक्ट्स पर ले चलूंगा। उन फैक्ट्स को दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, कंठ से बोलेंगे, क्योंकि कंठ जो बोलता है उसको दिमाग डाउनलोड कर लेता है। इसलिए कंठ से बोलेंगे, रिपीट करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे ताकि तथ्यों की एक बार विश्लेषण हो सके। जब तथ्यों का विश्लेषण समाप्त हो जाएगा तो मैं ऑनलाइनर क्विज पर ले चलूंगा। उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो तथ्य आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड एक एक लाइन के क्वेश्चन आएंगे जिसका आपको आंसर बोलना होगा। जब आप आंसर बोल देंगे तो स्क्रीन पर फिर आंसर आएगा, आप उससे मैच करेंगे। तो ये एक रिपीटेशन वहां पर आपका होगा। जब हम इन क्विज को कर लेंगे तो उसके बाद पिछले 20 साल में उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए उन सबको एक के बाद एक मैं लाऊंगा। उसमें क्वेश्चन के साथ साथ विकल्प होंगे, ऑप्शंस होंगे। आप एक एक ऑप्शंस में से सेलेक्ट करेंगे कि उसका आंसर कौन सा होगा और अपने मन में सोचेंगे। फिर थोड़ी देर के बाद उसका आंसर आएगा, उससे खुद को मैच करेंगे और देखेंगे कि आपने उसमें कितना सही और कितना गलत बनाया। तो चलिए आज इस श्रृंखला की शुरुआत करें। एक के बाद एक वीडियोस आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता जाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे उन हर वीडियोस का जो हिस्ट्री से संबंधित है। तो चलिए आज इसकी शुरुआत करते हैं। हिस्ट्री की बात अगर हम लोग करें तो आखिर भारत का इतिहास आया कहां से? क्या इतिहास हजारों साल से लिखी जा रही है? क्या उसके लिखित साक्ष्य है? क्या एक ऐसा बुक है जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी उस समय के हिस्ट्री को मेंशन किया जा रहा है? ऐसा नहीं है। जब हमारा सभ्य समाज हुआ तो हम लोगों ने अपने इतिहास को ढूंढा। वो इतिहास को ढूंढने में बहुत परिश्रम इतिहासकारों को करना पड़ा। बहुत सारे ताम्रपत्र मिले, बहुत सारी पुरानी किताबें मिली, बहुत सारे विभिन्न लाइब्रेरी में पड़े हुए हजारों साल सैकड़ों साल के छोटे छोटे पत्र मिले। उन सबको एकत्र करके
ऐसे ताम्र पत्र मिले, कई ऐसे सिक्के मिले, शहरों के अवशेष मिले। हड़प्पा सभ्यता जैसे शहर जिसे खोद करके पूरी की पूरी सभ्यता निकाल ली गई। उन सब से जो जानकारी मिला, उन जानकारी को एक क्रमबद्ध तरीके से सजा करके भारत के इतिहास का निर्माण किया गया। तो आखिर भारत के इतिहास का जो निर्माण किया गया उसका स्रोत क्या है, कहां से आया, इसी पर आज पहले क्लास में हम लोग परिचर्चा करने चल रहे हैं कि प्राचीन भारत को जानने के स्रोत क्या है, सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री। आखिर इतिहास कहां से हमें मिला। तो आइए हम ले चलते हैं इस पहले टॉपिक पर जिसका नाम है प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत। आओ गौर करें। अगर प्राचीन भारत को जानने के स्रोत की हम लोग समीक्षा करें तो ये स्रोत दो तरह के थे। एक था साहित्यिक स्रोत और एक था पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, तरह तरह के ग्रंथ मिले, तरह तरह के साहित्य मिले। उन साहित्य से जो हम उस समय के कल्चर, उस समय के हिस्ट्री को निकाल लें, उसको हमने दिया लिटरेरी सोर्सेस के अंतर्गत। लेकिन जो खुदाई में मिले, मृदभांड मिले, सिक्के मिले, ताम्रपत्र मिले, स्तूप मिले, उन सब से जो जानकारी हमने एकत्र किया उसको दिया गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत, पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत। तो इतिहास को जानने के लिए, उनके स्रोतों को जानने के लिए मैंने दो भागों में से डिवाइड किया। फर्स्ट साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत, जिसमें शुरुआत करते हैं साहित्यिक स्रोत से। साहित्यिक स्रोत दो तरह से बांटे गए। एक जो धार्मिक साहित्य था उससे बातें निकाली गई, और एक जो धर्म से संबंधित नहीं था, नॉन रिलीजियस था, धर्मेतर साहित्य था। उस समय के नाटक थे, किस्से थे, कहानियां थी, उनसे जो निकाली गई बातें उनको हमने नाम दिया धर्मेतर साहित्य। तो एक हुआ धार्मिक साहित्य और एक हुआ धर्मेतर साहित्य, जिसमें शुरुआत सबसे पहले हम लोग धार्मिक साहित्य ही करते हैं। अगर प्राचीन भारत के धार्मिक साहित्य की हम लोग बात करें तो वो धार्मिक साहित्य मुख्यतः तीन भागों में बटा हुआ था। एक हिंदू धर्म से रिलेटेड, एक बौद्ध धर्म से रिलेटेड और तीसरा था जैन धर्म से रिलेटेड। तो ये तीन तरह के हमें साहित्य मिले, हिंदू साहित्य, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य। गौर करें, इसको मैंने स्पष्ट इस चार्ट से बताया है कि धार्मिक साहित्य, रिलीजियस लिटरेचर तीन भागों में बटे थे। एक हिंदू साहित्य, एक बौद्ध साहित्य और एक जैन साहित्य। एक्चुअल में ये सिस्टम इसलिए बनाया गया ताकि एक सिस्टमेटिक आपके माइंड में इसको सेट किया जा सके। तो याद रखेंगे, धार्मिक साहित्य के तीन भाग, पहला हिंदू साहित्य, दूसरा बौद्ध साहित्य और तीसरा जैन साहित्य, जिसमें शुरुआत करते हैं सबसे पहले हिंदू साहित्य से। तो आओ देखें हिंदू साहित्य में क्या क्या है। अगर हम हिंदू साहित्य की बात करें तो सबसे पहले आता है वेद, उसके बाद आता है वेदांत, फिर आया ब्राह्मण साहित्य, अरण्यक है, उपनिषद है, महाकाव्य है और पुराण है। ये सारी चीजें हैं जो हिंदू साहित्य के हैं, जो उस समय के, जिस समय ये लिखे गए उस समय के किसी किसी राजाओं की वंशावली इसमें मिलती है, उनमें राजाओं के वाद विवाद मिलते हैं, उस समय की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का चित्रण मिलता है, और उनसे हम जो बातें निकालते हैं उसी पर बेस करके उस समय के इतिहास का निर्माण किया गया। तो जिसमें आज हम सबसे पहले ले चलते हैं वेद पर। आओ देखें वेद में कौन कौन से फैक्ट्स हैं जिसे हमें दिमाग में रखना चाहिए। गौर करेंगे सभी। फर्स्ट, वेद। वेद चार प्रकार के वेद हमें मिले। सबसे पहला ऋग्वेद, दूसरा मिला यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। अगर आपसे पूछे जाए कि वेद कितने थे तो चार। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद, जिसमें सबसे पुराना वेद हमारा कौन सा है भाई? तो ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है ये हमारा ऋग्वेद। अब
को क्या कहता है। फैक्ट्स में क्या लिखा है जिसे आप रिपीट करेंगे। भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? वेद। और इस वेद में भी सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वो ऋग्वेद है। ये दिमाग में रखेंगे। इसके संकलन करता महर्षि कृष्ण वेद व्यास। याद रखिएगा, वेद व्यास ने इसको संकलित किया है, एकत्र किया है। तो संकलन करता हमारे कौन से हैं? तो वेद व्यास है। वेद के 4 प्रकार हैं जो मैंने बता दिया है, एक बार पूरा रिपीट कर देते हैं। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद और चौथा अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद, वेदों में प्राचीन ऋग्वेद, इसके संकलन करता कृष्ण वेद व्यास और इसके 4 प्रकार है। तो इनको जरूर दिमाग में रखेंगे, ध्यान देंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद से। ऋग्वेद में कौन कौन से तथ्य को हमें दिमाग में रखना चाहिए, आओ गौर करें। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने की। याद रखिएगा, उसके संकलन करता कृष्ण वेद व्यास थे, लेकिन इसको रचित किया, इसको बनाया विश्वामित्र ने। महर्षि विश्वामित्र की बनाई हुई थी कौन सी? ऋग्वेद। ऋग्वेद है क्या? वे ऋग्वेद कहते किसे हैं? तो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को, रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? स्पष्ट लिखा हुआ है ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है भाई? तो 10 मंडल है। ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? तो 1028 इसमें सूक्त है। और इसमें रचनाएं कितनी है? तो 10,462 इसकी रचनाएं हैं। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ऋग्वेद के रचयिता कौन है भाई? तो विश्वामित्र है, महर्षि विश्वामित्र। ऋग्वेद कहते किसे हैं? तो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त हैं। रिपीट करो, इसमें कितनी रचनाएं हैं? तो 10,462 इसकी रचनाएं हैं। ऋग्वेद जो पढ़ता है, ऋग्वेद जो बोलता है, उस ऋषि को हम लोग होत्र कहते हैं। इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, बोलने वाले को, उस ऋषि को हम लोग क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। आओ देखें, ऋग्वेद में किसकी जानकारी हमें मिलती है? किसका इतिहास मिलता है? किसकी शासन प्रणाली मिलती है? तो वो आर्यों की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का हमें विवरण मिलता है ऋग्वेद, वेदों के द्वारा। विश्वामित्र रचित वेद व्यास के, विश्वामित्र रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल, कौन से मंडल में? तीसरे मंडल में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। कोई पूछे कि गायत्री मंत्र किसमें मिलता है? तो वेद में। फिर पूछे गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में। फिर पूछे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो वो तीसरे मंडल में हमें मिलता है। ओके, गौर करेंगे सभी। ऋग्वेद के 8वें मंडल, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित, हाथ से लिखित रचनाएं जो हमें मिली, उसे हम लोगों ने कहा खिल। क्या कहा? खिल। फिर से गौर करेंगे सभी, खिल किसे कहते हैं? तो 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को हम लोग खिल कहते हैं। अब देखिए, सोम देवता का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो 9वें मंडल में हमें सोम देवता का वर्णन मिलता है। तो इन तथ्यों को जरूर आप दिमाग में रखें, इसे 2-4 बार रिपीट करें। रिपीट करने से क्या होता है? बातें दिमाग में सेटल कर जाती है, इसलिए इसे जरूर रिपीट करें। फिर से, ऋग्वेद की रचना किसने की? तो विश्वामित्र ने। ऋग्वेद कहते किसे हैं? तो रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान को। इसमें कितने मंडल हैं? तो 10। कितने सूक्त हैं? तो 1028। इसमें कितनी रचनाएं हैं? तो 10,462। इसके पढ़ने वाले को क्या कहते? तो होत्र कहते। इसमें किसकी राजनीतिक स्थिति का वर्णन मिलता है? तो आर्यों का वर्णन मिलता है। इसमें किस ऋग्वेद के किस मंडल में
गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है तो तीसरे मंडल में, सोम देवता का उल्लेख किसमें मिलता है तो 9वें मंडल में, खिल क्या है तो 8वें मंडल में लिखित हस्तलिखित घटनाओं को हम लोगों ने नाम दिया, हस्तलिखित रचनाओं को हमने नाम दिया खिल। तो ऋग्वेद से संबंधित इन जानकारी को जरूर दिमाग में रखें। नेक्स्ट, यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद हम लोग आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद क्या है भाई? तो ये गद में भी है और पद में भी है। एक ऐसा वेद जो गद में भी है और पद में भी, और इसमें मंत्र, यज्ञ के मंत्र और बलि के नियमों का उल्लेख मिलता है यजुर्वेद के अंतर्गत। यजुर्वेद जो पढ़ते हैं उनको पढ़ने वाले को हम लोग अर्घव्यू कहते हैं। अर्घव्यू याद रखेंगे, ऋग्वेद को होत्र, यजुर्वेद को अर्घव्यू, दिमाग में इन बात को रखेंगे। तो यजुर्वेद से संबंधित इन जानकारी को जरूर दिमाग में रखें। नेक्स्ट, सामवेद। सामवेद क्या है भाई? तो भारतीय संगीत का जनक इस ग्रंथ को माना जाता है। कहा जाता है कि भारतीय संगीत पर कोई सबसे पहली किताब लिखी गई तो वो है सामवेद। सामवेद गाई जाने वाली रचनाओं का इसमें वर्णन मिलता है, और इसको जो पढ़ते हैं उसे उदारतर कहा जाता है। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, ऋग्वेद होत्र, पढ़ने वाले को कहा गया होत्र, यजुर्वेद अर्घव्यो, और सामवेद उदारतर। दिमाग में इन तथ्यों को जरूर रखें। आइए अंतिम वेद पर चलते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अथर्ववेद। इसके नाम से ही इसकी रचना किसने की वो निकलता है। अथर्वा ऋषि ने इसकी रचना की, इसलिए इसका नाम है अथर्ववेद। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साप वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम आदि के सबके मंत्रों का वर्णन मिलता है। इन सब का किस तरह से विवाह होता है, किस तरह से अनुसंधान, प्रेम, इन सब पर रिलेटेड मंत्र इसी अथर्ववेद में हमें मिलते हैं। तो वेद से संबंधित इन जानकारी को जरूर दिमाग में रखें। आए वेद के बाद अब मैं ले चलता हूं वेदांग पर। वेद के बाद आते हैं हम लोग वेदांग को। अब पढ़े वेदांग है क्या भाई? तो वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझने के लिए वेदांग का निर्माण किया गया। वेद का जो भी अर्थ है उसको कैसे समझा जाए, उसी के लिए ये बुक का निर्माण किया गया वेदांग। वेदांग 6 प्रकार के थे। कौन कौन से? पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा था ज्योतिषीय। जरूर दिमाग में रखे, वेदांत की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद तथा ज्योतिषीय। ये तथ्य वेदांत से संबंधित है जिसे दिमाग में रखना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ, वेदों को गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या, वेदों की सरल व्याख्या जो गद्य रूप में, कहानियों के रूप में की गई, उसको हमने नाम दिया क्या? ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ का यही अर्थ है कि वेद को सरल अर्थ में, कहानी के रूप में इसमें प्रस्तुत किया गया है। अरण्य, अरण्यक नाम ही अरण्य से बना हुआ है। अरण्य मतलब होता है जंगल। तो वह रचनाएं जो जंगलों में तैयार की गई उसी का नाम दिया गया अरण्यक। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा इसे माना जाता है। इसमें फिलॉसफी से संबंधित रचनाएं दी गई है, उसकी प्रधानता दी गई है। उस समय की फिलॉसफी को हम लोग इससे प्राप्त करते हैं। ज्ञान और चिंतन की इसमें प्रधानता है। तो आज देखें नेक्स्ट, उपनिषद। उपनिषद का अर्थ क्या है भाई? तो वह विद्या जो गुरु के समीप बैठ के हम प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं उपनिषद। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। इसकी कुल संख्या 108 है। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है भाई? 108। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य याद रखेंगे, आया भी है और आ भी सकता है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते,
उपनिषद के मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। मुंडिको उपनिषद से भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। ये बात जरूर दिमाग में रखना चाहिए। श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोग्य उपनिषद में मिला है। उपनिषद में तात्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का हमें वर्णन मिलता है। उस समय की धार्मिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थिति का हमें वर्णन मिलता है। इसकी संख्या 108 है। सत्यमेव जयते भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है उसको हम लोग मुंडको उपनिषद से लिए हैं। ये श्री कृष्ण की सबसे पहली वाला वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिला है। तो ये तथ्य है जो उपनिषद से संदर्भित है, जिस पर क्वेश्चंस फ्रेम किया जा सकता है, इसलिए इसे जरूर दिमाग में रखना चाहिए। महाकाव्य, महाकाव्य दो हैं, रामायण और महाभारत। रामायण जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई। महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक हैं। इस रामायण में 24,000 श्लोक है। इसकी रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी और ये संस्कृत भाषा में किया गया था। दूसरा, महाभारत। महाभारत का प्रारंभिक नाम, आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, प्रारंभिक नाम जय संहिता है। दिमाग में रखेंगे, महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास के द्वारा की गई। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसे 5वें वेद के रूप में भी मान्यता मिली हुई है। 5वां वेद भी इसे माना जाता है। तो इन तथ्यों को जरूर दिमाग में रखें। पुराण, आए पुराण पर सोचते हैं। पुराण को पंचम वेद भी कहा गया, इसे भी पंचम वेद की संज्ञा दी गई। लोमहर्ष, लोमहर्ष के बाद उसके पुत्र अग्रसर्वा ने पुराणों का संकलन किया, एकत्र किया, इकट्ठा किया। इसकी संख्या कुल 18 है। टोटल 18 पुराण है और पुराणों में सर्वाधिक प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। सबसे पहला मत्स्य पुराण है। इसमें सातवाहन वंश की हमें जानकारी मिलती है। सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण, पुराणों की संख्या 18। इसे पंचम वेद भी कहा गया। अब मत्स्य पुराण में किसका वर्णन मिलता है? तो सातवाहन वंश का। मौर्य वंश का वर्णन किसमें मिलता है? तो विष्णु पुराण में। और वायु पुराण में गुप्त वंश की हमें जानकारी मिलती है। तो वायु पुराण में गुप्त वंश, विष्णु पुराण में मौर्य वंश और सबसे प्राचीन मत्स्य पुराण है 18 में, जिसमें सातवाहन वंश की हमें जानकारी मिलती है। तो इंपॉर्टेंट इसे दिमाग में जरूर रखें। हिंदू साहित्य के बाद अब हम लोग चलते हैं बौद्ध साहित्य पर। कौन कौन से बौद्ध साहित्य है दिमाग में रखें। बौद्ध साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया गया है। सबसे पहला जिसे हम लोग कहते हैं जातक, दूसरा है त्रिपिटक, तीसरा पाली साहित्य और चौथा जो संस्कृत में लिखी गई। ये 4 टाइप है जिसे हमें दिमाग में रखना चाहिए। बौद्ध साहित्य, जातक, ये बौद्धों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जातक। इसमें बौद्ध से संबंधित 550 कथाओं का संग्रह किया गया है। उन 550 कथाओं से बौद्ध के उस लोगों के आचार विचार, रहन सहन को वर्णित किया गया है और उनको केंद्रित किया गया है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की भी कहानियां मिलती है, वर्णित है। अजंता की जो चित्रकला है जातक पर ही प्रदर्शित की गई है। उन्हीं कहानियों को इस अजंता एलोरा के गुफाओं में उन कहानियों को चित्रकला के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तो जातक से संबंधित इन तथ्यों को जरूर दिमाग में रखें। त्रिपिटक, त्रिपिटक की भाषा कौन सी है? तो त्रिपिटक प्राकृत भाषा में लिखी गई है। कौन कौन से त्रिपिटक है? सुत्त पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। पाली ग्रंथ
प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो लिखी गई है उसकी भाषा पाली है, पाली भाषा में उसे लिखी गई है। मिलिंद पन्ह ये बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन है। दिमाग में रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यूनानी नरेश मिनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के वार्तालाप का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, तो आप लिखेंगे मिलिंद पन्ह। दिमाग में जरूर इसे रखें। मिलिंद पन्ह में सिंहल द्वीप, जो उस समय सिंहल द्वीप कहा जाता था, आज का वो श्रीलंका है, उसके इतिहास का उसमें वर्णन मिलता है मिलिंद पन्ह में। तो मिलिंद पन्ह के बारे में ये जानकारी जरूर एकत्र कर ले। महावंश, ये महावंश ग्रंथ ध्यान देंगे, ये मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची देता है। मगध के राजाओं का एक विवरण इस महावंश के अंतर्गत हमें मिलता है। चूल वंश, अब चूल वंश में क्या मिलता है भाई, तो चोल साम्राज्य के विघटन कैसे विघटित हुआ इसका पूरा विवरण उससे हमें प्राप्त होता है, चूल वंश से, जिसको लेकर के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास का निर्माण किया। ध्यान दें, संस्कृत भाषा में बौद्ध ग्रंथ दो थे, एक ललित विस्तार और एक दिव्यावदान। संस्कृत भाषा में बौद्धों का यह पहला ग्रंथ था ललित विस्तार। दिव्यावदान में सुंग वंश और मौर्य वंश का वर्णन मिलता है। आपसे पूछा जाए कि दिव्यावदान में किस वंश का वर्णन मिलता है, तो सुंग वंश और मौर्य वंश का हमें दिव्यावदान में वर्णन मिलता है। बौद्ध साहित्य, हिंदू साहित्य, उसके बाद बौद्ध साहित्य, अब आते हैं जैन साहित्य पर। यह प्राकृत और संस्कृत भाषा में है जैन साहित्य। इसे आगम भी कहा जाता है। आचरण सूत्र, जिनमें जैन भिक्षुओं के विधि निवेश निषेध और आचार विचार का, जैन भिक्षुओं को किस तरह से रहना चाहिए, उनका आचार विचार कैसा होना चाहिए, उनको खाना पीना कैसा खाना चाहिए, किस तरह से उनका रहन सहन होना चाहिए, इसका वर्णन आचरण सूत्र में हमें मिलता है। भगवती सूत्र, इसमें महावीर के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का विवरण मिलता है। और इसी में जो उस समय 16 महाजनपद थे, 16 छोटे छोटे राज्य थे जिसे महाजनपद कहा जाता था, उसका वर्णन विवरण इसी भगवती सूत्र में हमें मिलता है, जो जैन साहित्य है। अब धार्मिक साहित्य तो समाप्त कर दिया आप लोगों ने। हिंदू साहित्य था, बौद्ध साहित्य था और जैन साहित्य था। अब धार्मिक साहित्य के बाद हम लोग आते हैं धर्मेतर साहित्य पर, जो नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर दो तरह के थे, एक जो भारतीय लोगों ने लिखा भारतीय साहित्य, और एक जो विदेशी लोग हमारे यहाँ आए और उन लोगों ने जो भारत के संदर्भ में लिखा, वो है विदेशी लेखक और उनके साहित्य। एक भारतीय साहित्य है और दूसरा विदेशी लेखकों के द्वारा लिखी गई साहित्य। तो सबसे पहले हम चलते हैं नॉन रिलीजियस लिटरेचर में भारतीय साहित्य पर। भारतीय साहित्य में पहला है संगम साहित्य। संगम साहित्य, इसमें चोल, चेर और पांडव राज्यों के उदय का वर्णन मिलता है। ये संगम साहित्य है। पूछे कि संगम साहित्य में किस वंश का वर्णन मिलता है, तो चोल, चेर और पांडव राज्यों का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति, ये सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है। मनुस्मृति, मनुस्मृति में तात्कालीन भारतीय राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति की हमें जानकारी मिलती है। अब मनुस्मृति में ही विवाह के 8 प्रकार का हमें उल्लेख मिलता है। पहला है ब्रह्म, दूसरा है देव, तीसरा है आर्य, चौथा है प्रजापत्य, पांचवा है गंधर्व, छठा है असुर, सातवां राक्षस और 8वां पैशाच। विवाह के तरह तरह के मॉडल थे, तरह तरह के प्रकार थे, जिसका वर्णन मनुस्मृति में ही हमें मिलता है। नारद स्मृति, इसमें गुप्त वंश के विषय में नारद स्मृति में हमें जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के बारे में विश्लेषण हम नारद स्मृति से निकाल सकते हैं। अर्थशास्त्र, अब उसे विष्णुगुप्त कहो
कौटिल्य कहो, चाणक्य कहो, सब एक ही व्यक्ति के नाम हैं। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त या नारायण पंडित, ये सब एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति के नाम है। इन्हीं की लिखी हुई यह किताब है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में रचित की गई थी। यह भारतीय राजनीति का पहला ग्रंथ है जिसमें उस समय की राजनीतिक स्थिति का हमें वर्णन मिलता है। इस ग्रंथ में मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का हमें पूरा का पूरा वर्णन मिलता है इस अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अर्थशास्त्र के बाद हम लोग चलते हैं मुद्रा राक्षस। यह एक नाटक है, मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई थी। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य और गुरु चाणक्य ये दोनों मिलकर के कैसे नंद वंश का पतन करते हैं और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। एक साधारण से इंसान चंद्रगुप्त मौर्य को गुरु चाणक्य ने कैसे प्रयोग करके नंद वंश का पतन किया और मौर्य वंश की स्थापना की, इसी पर संबंधित एक नाटक है जिस नाटक को विशाख दत्त ने लिखा है, जिसका नाम मुद्रा राक्षस है। मालविकाग्निमित्रम, कालिदास ने इसे लिखा था। इस ग्रंथ में पुष्यमित्र शुंग और उसके पुत्र अग्निमित्र के राजनीतिक स्थिति का वर्णन हमें मिलता है। शुंग एवं यमन संघर्ष का भी इसमें वर्णन मिलता है। कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम में हम ये प्राप्त कर सकते हैं। हर्ष के राजकवि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। इस ग्रंथ में हर्ष के जीवन, तत्कालीन भारतीय इतिहास के विषय में हमें जानकारी मिलती है। हर्ष चरित्र के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई। हर्ष के वो राजकवि थे। स्वप्नावसादत्तम महाकवि भास के द्वारा यह रचित है। इस ग्रंथ में वत्सराज उदयन और चंड प्रद्योत के संबंध में हमें उल्लेख मिलता है। महाकवि भास के द्वारा ये रचित है, ध्यान देंगे। राजतरंगिणी इंपॉर्टेंट, राजतरंगिणी कलहन के द्वारा ये रचित है। कश्मीर का ये इतिहास है। भारतीय इतिहास का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है तो वो राजतरंगिणी ही है, कलहन के द्वारा लिखित, कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इसे कहा गया है। मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित ये नाटक है जिसमें गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी हमें इससे प्राप्त होती है। विक्रमादेव चरित्र कश्मीरी कवि विल्हन के द्वारा यह रचित है। इस ग्रंथ में चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में हमें जानकारी मिलती है। कृति कौमुदी सोमेश्वर द्वारा रचित इस काव्य में चालुक्य वंश के इतिहास के संबंध में हमें जानकारी मिलती है। कृति कौमुदी के बारे में इतनी जानकारी जरूर याद रखिए कि ये सोमेश्वर के द्वारा रचित है और चालुक्य वंश के संदर्भ में इसमें हमें जानकारी मिलती है। स्पष्ट लिखा हुआ है, जरूर इन तथ्य को दिमाग में रखें। आवंत सुंदरी कथा महाकवि दांडी के द्वारा रचित है। इसमें पल्लवों के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। आवंत सुंदरी में अष्ट अध्यायी इंपॉर्टेंट, अष्ट अध्यायी पाणिनि के द्वारा रचित संस्कृत व्याकरण की ये पुस्तक है, जरूर इसे दिमाग में रखें, इंपॉर्टेंट। अब तो हम लोगों ने भारतीय इतिहास, भारतीय साहित्यकारों के द्वारा जो हमें जानकारी मिलती है, जो नॉन रिलीजियस है, उसको हम लोगों ने देखा। अब आते हैं कि जो विदेशी हमारे यहाँ है वो कौन कौन आया, किस किस काल में आए और उनके द्वारा कौन सी किताब लिखी गई जिससे भारतीय इतिहास का हमें वर्णन मिलता है। देखो, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ये इतिहास के जनक है, इतिहास के पिता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका और इस हिस्टोरिका में भारत का वर्णन हमें मिलता है।
उस समय भारत ईरान, ईरान जिसे उस समय फारस कहा जाता था, भारत और फारस के बीच व्यापारिक संबंध थे। लोग आते जाते थे और उनसे संबंधित जानकारी हिस्टोरिका नामक पुस्तक में हमें मिलती है। तो वहां भारतीय इतिहास के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का जनक कहा गया, उसकी लिखी हुई पुस्तक हिस्टोरिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में ये आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, सेल्यूकस निकेटर का ये राजदूत था। इसने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका, जिसमें उस समय मतलब मौर्य काल में, मौर्य काल के नगर प्रशासन और कृषि के संदर्भ में उसकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें विवरण मिलता है। मौर्य कालीन इतिहास का हमें उसमें विवरण मिलता है। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और उस समय की स्थिति की जानकारी उसने अपनी पुस्तक इंडिका में वर्णित किया। डायवेकस सीरिया नरेस अंतियोकस का ये राजदूत था और बिंदुसार के दरबार में आया था। किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। अंतियोकस सीरियन नरेस का वो राजदूत था जिसका नाम था डायमेकस। डायोनिसियस ये मिस्र नरेस तालमी फिलिंडेस डेल्फस का राजदूत था और बिंदुसार के ही दरबार में आया था। जरूर इसे दिमाग में रखें। प्लिनी क्या था भाई? तो ये पेड़ पौधे खनिज पदार्थ इन सब पर लिखता था। उसने अपनी एक पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका, याद रखेंगे इसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। उस समय भारत में कौन कौन से टाइप के पेड़ पौधे खनिज पदार्थ क्या थे, पशु क्या थे, उन सबको इसमें वर्णित किया जिसका नाम था नेचुरल हिस्टोरिका। लिखने वाले थे प्लिनी। फाहियान बहुत इंपॉर्टेंट, फाहियान जो 399 से 415 ईस्वी तक भारत में रहा। यह प्रथम चीनी यात्री था, दिमाग में रखेंगे, फर्स्ट चीनी यात्री था फाहियान। यह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत में आया था। इस सवाल है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था तो उस समय की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का वर्णन इसने अपनी पुस्तक में लिखी। फाहियान के बाद हम लोग आते हैं वेन्सान पर। वेन्सान 629 से 644 ईस्वी तक भारत में रहा। यह सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था भारत में। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का कार्य भी किया था और इसने अपनी एक यात्रा वृतांत लिखी, जो भारत में यात्रा की उस पर एक वृतांत लिखी जिसका नाम था सीयूकी। याद रखेंगे, वेन्सान की लिखी सीयूकी यात्रा वृतांत। उसमें तत्कालीन भारत के राजनीतिक सामाजिक स्थिति का हमें वर्णन मिलता है। इत्सिंग यह एक चीनी यात्री था जो 670 ईस्वी के आसपास ही भारत में आया था। भारत में बिहार प्रदेश से आया था और इसने यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन का भी कार्य किया था। अब हम लोग आते हैं पुरातात्विक स्रोत पर। साहित्यिक स्रोत के बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत पर आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पर। कि आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस क्या है भाई? तो खुदाई के दौरान जो पुरानी वस्तुएं हमें मिली, पूरी की पूरी सभ्यता मिली, अभिलेख मिले, स्मारक मिले, मुद्रा मिली, बहुत सारी गुफाएं मिली जिसमें चित्रों को उकेरा गया था। उन सब से जो हम जानकारी हासिल करते हैं उसी को रखा गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत। याद रखेंगे, भारतीय पुरातत्व, भारतीय आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को निकालने वाले पिता समझो उसे हम लोग कहते हैं जॉन कनिंघम को। उन्होंने सर्वप्रथम तरह तरह के भारत के इतिहास के उस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को खोजा, इसलिए इसे कहा गया भारतीय पुरातत्व का पिता जॉन कनिंघम। अब उन्होंने खोजा तो क्या क्या मिला? तो बहुत सारी मुद्राएं मिली,
जो उस समय के राज्यों की थी, उस समय के राजाओं से के द्वारा निकाला गया मुद्रा था। वो मुद्राओं से हमें जानकारी मिलती है। उन मुद्राओं के अध्ययन को, जो मुद्रा सिक्कों को जो पढ़ा, उस मुद्राओं के अध्ययन को हम न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। भारत में जो प्राचीन सिक्के हमें मिले वो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व के 5000 साल पहले के सब सिक्के हमें मिले। उन सिक्कों को हम लोगों ने नाम दिया आहत सिक्के, पंचमार्क। उसे पंचमार्क भी कहा जाता है, आहत सिक्के भी कहा जाता है। तो भारत में जो खुदाई में प्राचीन सिक्के मिले उसे आहत सिक्के या पंचमार्क कहा जाता है। मुख्य रूप से ये चांदी के बने हुए थे। सबसे मुख्यतः इनको ज्यादा से ज्यादा चांदी के मिले। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंद यमन शासकों के द्वारा जारी किया गया था। पूछा गया तो उस समय कि सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी की, तो हिंद यमन शासकों के द्वारा जारी किया गया। भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासन काल में हमें मिले। सबसे ज्यादा गुप्त शासन काल में सोने के सिक्के हमें मिले। लेकिन सबसे शुद्ध सिक्के, सोने के शुद्ध सिक्के किसके शासन काल में मिले, तो कुषाण शासक कनिष्क के शासन काल में सबसे ज्यादा शुद्ध सिक्के सोने के हमें प्राप्त हुए। याद रखेंगे, सीसा और पोटीन के सिक्के सातवाहन शासकों ने जारी किया। सबसे पहले सीसा और पोटीन के सिक्के जारी करने वाले सातवाहन शासक थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के, सर्वाधिक सिक्के मौर्य काल के हमें मिले। सबसे ज्यादा सिक्के मौर्य काल के मिले और सबसे कम सिक्के हमें गुप्त काल के प्राप्त हुए। तो सिक्कों के संदर्भ में इन फैक्ट्स को जरूर दिमाग में रखना चाहिए ताकि एग्जाम्स के क्वेश्चंस जो इस पर बेस्ड है उसको हम लोग क्रैक कर सके। अभिलेख, सिक्कों के बाद हम लोग चलते हैं अभिलेख पर। सबसे पुराना अभिलेख हड़प्पा काल का हमें मिलता है, लेकिन सबसे पठनीय जिसको पढ़ा गया वो है सम्राट अशोक के अभिलेख, जिसे 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को उसको पढ़ने में सफलता मिली, उससे जानकारी निकालने में सफलता मिली। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा के और पठनीय अभिलेख सम्राट अशोक के, जिसको पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली, जो 1837 ईस्वी में उन्होंने उसको पढ़ा। कुछ अभिलेखों का हम लोग यहां पर चित्र देखते हैं। सबसे पहला जूनागढ़ अभिलेख। यह सब शासक रुद्रदमन प्रथम के द्वारा यह अभिलेख जारी किया गया संस्कृत भाषा में और एक लंबा अभिलेख था। जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है। एहोल अभिलेख, ये देखिए वो एहोल अभिलेख यही है। इसे बादामी के चंद्र शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा जारी किया गया था। इसमें उनके मंत्री थे रविकृति, उन्हीं के द्वारा यह तैयार किया गया था। हाथी गुफा अभिलेख, हाथी गुफा अभिलेख ये है, देखिए इसका चित्र। ये कलिंग शासक खारवेल के द्वारा जारी किया गया था, हाथी गुफा अभिलेख। इलाहाबाद अभिलेख, जिसे प्रयाग प्रशस्ति भी हम लोग कहते हैं, इलाहाबाद अभिलेख यही है। इलाहाबाद अभिलेख सम्राट अशोक के द्वारा जारी किया गया था। इसमें उनके हरिसेन और समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का, हरिसेन ने इसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का को खुदवाया था। बाद में इस पर मुगल शासक जहांगीर ने भी अपना संदेश खुदवाया। मास्की और गुर्जरा अभिलेख, मास्की और गुर्जरा अभिलेख का चित्र देखिए, यही है। यह सम्राट अशोक के द्वारा जारी किया गया। इसमें सबसे पहले सम्राट अशोक को प्रियदर्शी के नाम से इसी अभिलेख में उसका उल्लेख मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख। स्मारक, कौन कौन से स्मारक हैं जिससे हमें उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है? तक्षशिला, देखिए चित्र, तक्षशिला। ये अवशेषों से कुषाण वंश के इतिहास की हमें जानकारी मिलती है। अंकोर वाट, जो कंबोडिया में है। बोरोबुदुर मंदिर, ये जावा में है। इन तथ्यों को जरूर
दिमाग में रखें अगर आप भारत के इतिहास के स्रोतों को समझना चाह रहे हैं। जब हमने इन तथ्यों की समीक्षा की, एक दो बार इसको रिपीट किया, तो उसके बाद मैं आपको ले चलूंगा वन लाइनर क्विज पर। अब आपने जितना इसको सीखा, जितना आपने सुना, जितना कंठ से रिपीट किया, मन में दोहराया, अब उस पर बेस क्वेश्चन है, तो समय ना लगाए, क्विज को जरूर एक बार देखिए ताकि पता चले कि आपने जो पढ़ा, कितनी बातें, कितने फैक्ट्स अभी भी दिमाग में हलचल कर रहे हैं। अगर आपने उनको एक बार रिकॉल कर दिया तो समझो कि जिंदगी भर के लिए वो आपके दिमाग में सेटल हो गया। सो बिना समय गवाए इन क्विज पर जरूर मूव करें। ध्यान देंगे, सबसे पहला, वेदों की संख्या कितनी है? खूब पढ़े भाई, वेदों की संख्या रिकॉल करें। पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। तो वेदों की संख्या 4 है। तो वेदों की संख्या कितनी है भाई? तो वेदों की संख्या 4 है। जरूर दिमाग में ले आए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, नेक्स्ट, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस दे। वेद में ही एक ऐसा वेद है जो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, जिसमें जो रचनाएं हैं वो सब संगीत के रूप में प्रस्तुत की गई है। दिमाग पर स्ट्रेस देंगे तो जरूर याद आएगा, वो है सामवेद। सामवेद ध्यान देंगे, इसे प्राचीन संगीत का आदि ग्रंथ भी कहा जाता, सामवेद। प्रथम विधि निर्माता कौन है? किसने सबसे पहले विधि पर आधारित उस समय की विधि कानून कौन कौन से थे उसको उसने चित्रण किया? तो याद रखेंगे मनुस्मृति, जो उस समय के कानून का उसमें वर्णन मिलता है, और इस विधि निर्माता थे मनु। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख हमें मिलता है? समाज के 4 जो थे वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसमें शूद्र का वर्णन कहां पहली बार मिलता है? तो वो 10वें मंडल में हमें प्राप्त होता है। 10वें मंडल में पहली बार शूद्र का हमें उल्लेख मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? रिकॉल करें, कितने पुराण है भाई? तो पुराणों की संख्या 18 है। 18 पुराण है टोटल। ध्यान देंगे, यहां स्पष्ट है। एक बार रिकॉल कर लेंगे तो हमेशा के लिए वो दिमाग में सेट कर जाएगा। ऋग्वेद के कौन से मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? फैक्ट्स में था, जब आपने देखा था, ऋग्वेद को पढ़ा था, तो याद करें सोम का वर्णन किस मंडल में मिलता है? तो वो 9वें मंडल में हमें सोम का वर्णन मिलता है, सोम देवता का वर्णन मिलता है। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र वेद में मिलता है। और वेद के किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में। मैंने रिपीट किया था, ध्यान देंगे, ऋग्वेद। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन था? सबसे पहले योग दर्शन किसने दिया? तो वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे पातंजलि। पातंजलि ने सबसे पहले योग दर्शन का प्रतिपादन किया। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वेदों में सबसे प्राचीन तो वो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन हमारा ऋग्वेद है। किस वेद में जादुई माया, वशीकरण और का वर्णन हमें मिलता है? जादुई माया, वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इन सब का वर्णन किस में मिलता है? तो वो अथर्ववेद में मिलता है। अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखी हुई अथर्ववेद में इन सब के संदर्भ में हमें मंत्र मिलते हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? याद करो, ऋग्वेद के मंडल, तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। और सूक्त कितने हैं? तो 1028 सूक्त हैं। कितनी रचनाएं हैं? तो 10,462। इसे दिमाग में रखना चाहिए। 10
मंडल हैं इसमें। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। जरूर दिमाग में रखे, पूछा गया प्रश्न है। ये अथर्ववेद में इसका वर्णन हमें मिलता है। ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ कौन से है? तो वो शतपथ ब्राह्मण है, जो सबसे प्राचीन है। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? याद करो, किसने सबसे पहले व्याकरण लिखा, संस्कृत में लिखा? किसने लिखा? तो वो पाणिनि ने सबसे पहले व्याकरण को लिखा। कौन सा स्मृति सबसे प्राचीनतम है? कौन सी स्मृति? तो याद रखेंगे, मनुस्मृति सबसे प्राचीन है। मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? किससे संबंधित दी गई है? तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? तो गायत्री मंत्र की ऋग्वेद से लिया गया है। तो जिसने ऋग्वेद को लिखा उसी ने गायत्री मंत्र को लिखा। तो ये विश्वामित्र के द्वारा रचित है। ऋग्वेद भी विश्वामित्र ने लिखा, गायत्री मंत्र भी विश्वामित्र ने लिखा। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? याद करो, सूक्त 1028, 1028 दिमाग में रखे, 1028। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा है? तो वो वेद है, जो चारों वेद का मैंने नाम लिया था। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना किस वेद में मिलती है? चतुष्वर्णीय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी किस में कल्पना मिलती है? तो वो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में के किस मंडल में शूद्र का हमें वर्णन मिलता है? तो वो 10वें मंडल में। वामनावतार के 3 पगों का आख्यान किस वेद में मिलता है? तो वो ऋग्वेद में मिलता है। वामना अवतार के 3 पगों का आख्यान हमें मिलता है। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? गद्य में भी है और पद्य में भी है। तो वो यजुर्वेद है, जो गद्य में भी लिखी गई और पद्य में भी लिखी गई। मत्स्य पुराण किस वन से संबंधित है? आपने फैक्ट्स में देखा था, मत्स्य पुराण याद करो, सातवाहन, आंध्र सातवाहन वन से संबंधित है मत्स्य पुराण। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हिनायन का ध्यान देंगे सभी, कथा वस्तु इसका प्रमुख ग्रंथ है। किस जैन ग्रंथ में महावीर के जैन कृत्यों का हमें वर्णन मिलता है? महावीर के, तो वो भगवती सूत्र में हमें प्राप्त होता है। महावीर के जीवन कृत्यों का वर्णन हमें मिलता है। रास तरंगिणी किससे संबंधित है? रास तरंगिणी ध्यान दो, कलहन के द्वारा लिखी गई रास तरंगिणी, जो कश्मीर के इतिहास का हमें वर्णन देता है। तो रास तरंगिणी है कश्मीर के इतिहास से संबंधित। देखिए नेक्स्ट, चाचानामा के लेखक कौन थे? चाचानामा अली अहमद, चाचानामा के लेखक हैं अली अहमद। पातंजलि किसके पुरोहित थे? पातंजलि, गौर करेंगे सभी, पातंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। और हिस्टोरिका में ईरान जो उस समय का फारस था और भारत के व्यापार के संदर्भ में जानकारी उससे हम लोग लेते हैं। हेरोडोटस, जिसे इतिहास का पिता कहा गया। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? याद करो, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज, ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। उसने एक पुस्तक लिखी थी, याद करो कौन सी? तो इंडिका। और इंडिका में उस समय की सामाजिक स्थिति यानी मौर्यों की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन उसमें मिलता है। मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया पुस्तक कौन सा? अभी हम लोगों ने रिपीट किया, इंडिका मेगास्थनीज ने लिखा था। द्वितीय शताब्दी में भारत का भूगोल नाम का पुस्तक किसने लिखा? गौर करें, टालमी के द्वारा लिखी गई भारत का भूगोल, जिसमें भारत के भूगोल की हमें जानकारी मिलती है।
विदेश से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आने वाले चीनी यात्री का नाम क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था। फाहियान, गौर करेंगे कौन आया था? फाहियान। वेदसाम का भ्रमण यात्रा वृतांत किस नाम से प्रसिद्ध है? वेदसाम, ध्यान देंगे CU की, उसने अपना यात्रा वृतांत लिखा था CU की। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बरूनी वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किताबुल हिंद और तहकीके हिंद किस अरबी लेखक की कृति है? तो वही अल-बरूनी ने इसे लिखा है। उस समय की स्थिति के बारे में जानकारी पुस्तकों से मिलती है। कंग्यूर और तंग्यूर नामक ग्रंथ की रचना किस तिब्बती लेखक ने की थी? तो ये तारानाथ ने कंग्यूर और तंग्यूर नामक पुस्तक की रचना की थी। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण किस लेख में मिलता है? तो ये गरुड़ स्तंभ लेख में ये सर्वप्रथम हमें प्राप्त होता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को, इसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं, अभिलेखों के अध्ययन को। किस शासकों ने सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया? सिक्कों पर लेख, ये हिंद यवन शासकों ने सबसे पहले ये लेख लिखा और सिक्कों पर इन्होंने लेख लिखा। राजतरंगिणी पुस्तक की रचना किसने की थी? याद करो, राजतरंगिणी, कलहमकृत राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। कलहम ने लिखा था इसे। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? भारतवर्ष का जिक्र तो ये हाथी गुफा अभिलेख में सबसे पहले हमें मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित भारत का सबसे पहला ग्रंथ कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टि पर आधारित है तो वो कलहमकृत राजतरंगिणी, वो सबसे पहला माना जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। पुराणों की संख्या कितनी बताई गई? तो पुराणों की संख्या याद कर 18। पुराणों में कौन सा प्राचीन भारतीय राजवंश के संबंध में वर्णन मिलता है? पुराणों में दरअसल उस समय के राजाओं की वंशावली हमें पुराणों में मिलती है। और किन किन राजाओं की मिलती है? तो ये शिशुनाग वंश का मिलता है, नंद वंश का मिलता है, मौर्य वंश का मिलता है, शुंग वंश का मिलता है, कर्ण वंश का मिलता है, सातवाहन वंश का मिलता है और गुप्त काल का वर्णन इन पुराणों में हमें मिलता है। पुराणों में कौन से विदेशियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? तो शक, यमन और हून जो भारत पर आक्रमण किए उनका वर्णन हमें इस पर मिलता है। बौद्धों के प्राचीन धार्मिक ग्रंथ पीटक कौन कौन से हैं? तो 3 पीटक है, त्रिपीटक, शुद्ध पीटक, विनय पीटक और अभिधम्म पीटक, 3 पीटक है। पीटकों की रचना कहां और किस भाषा में हुई? तो पीटकों की रचना श्रीलंका में हुई और पाली भाषा में से लिखी गई। दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ कौन कौन से हैं? दक्षिण बौद्ध मत के ग्रंथ तो महावंश और दीपवंश। बुद्ध चरित्र की रचना किस रचनाकार के द्वारा, किसके शासनकाल में? बुद्ध चरित्र, ध्यान देंगे, कनिष्क के शासनकाल में हुई और अश्वघोष के द्वारा यह रचित है। ऐतिहासिक ग्रंथों में महत्वपूर्ण राजतरंगिणी किसकी रचना है? तो कलहन की। यह है कश्मीर के वो प्रसिद्ध विद्वान थे कलहन। मौर्य काल के आरंभ अवस्था के संबंध में कौन सी रचना जानकारी प्रदान करती है? मौर्यों के प्रारंभिक स्थिति का विशाख दत्त के द्वारा रचित मुद्रा राक्षस। कालिदास के अव्यगान शकुंतलम में किसकी जानकारी दी गई है? तो गुप्तकालीन परिस्थितियों की उसमें जानकारी दी गई है। मौर्यों के प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में कौन सा ग्रंथ सर्वप्रथम जानकारी देता है मौर्यों के बारे में प्रशासनिक व्यवस्था में? तो कौटिल्य के द्वारा लिखी गई अर्थशास्त्र, चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, नारायण पंडित, सब इन्हीं के नाम है। इन्होंने लिखी अर्थशास्त्र जिसमें जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज की किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य के बारे में जानकारी मिलती है? मेगास्थनीज की किस रचना में? तो इंडिका में मिलती है। चीनी यात्री फाहियान
किसके शासन में भारत आया था? चीनी यात्री फायाद, याद रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में वो भारत आया था। अब क्विज तो समाप्त हुआ जो सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर आधारित था। यह तो क्विज आपने देखा, एक बार तथ्यों को देखा, उसके बाद क्विज को रिपीट किया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 20 साल में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए, उन क्वेश्चन का वर्णन मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। वह क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होगा, उसमें ऑप्शंस दिए हुए होंगे, क्वेश्चन होगा, नीचे 4 विकल्प होंगे, आपको उसमें से एक विकल्प सेलेक्ट करना है, क्विक सेलेक्ट करना है, क्योंकि तुरंत उसमें आंसर आता जाएगा। तो आप दिमाग में सेलेक्ट करते जाए ताकि आंसर जब आए तो मिला पाए कि आपने कितना सही और कितना गलत किया। ध्यान देंगे सभी। पहला प्रश्न है, भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भारत के नामकरण के संदर्भ में भारतवर्ष का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पहला है अष्टाध्यायी, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा आर्यभट्टियम और चौथा अक्षरांक सूत्र। आपको एक इसमें से चुनना है। तो याद रखें, थोड़ा सा दिमाग पर स्ट्रेस दे, भारतवर्ष का पहला उल्लेख अष्टाध्यायी में मिलता है। आंसर इसका ए होगा। देखिए यहां पर ए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। निम्नलिखित में किसका निवास स्थान होने के कारण भारत का नाम आर्यावर्त पड़ा? आर्यावर्त पड़ा। किसके कारण आर्यावर्त पड़ा? तो यह निश्चित रूप से आर्य से ही आर्यावर्त बन रहा है, तो आर्य के कारण ही आर्यावर्त पड़ा, इसलिए आंसर इसका सी होगा। सी होगा, आर्य के कारण। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का नामकरण ऋग्वेदिक काल में के प्रमुख जन भरत के नाम पर किया गया। दूसरा, भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग भी माना जाता है। ये दोनों के दोनों बिल्कुल सही है। भारत के नाम पर ही भारत पड़ा और भारत का नाम जम्बूद्वीप है। यह भी जम्बूद्वीप का एक खंड है भारत, इसलिए इसे जम्बूद्वीप कहा गया। यह भी सही है, दोनों के दोनों सही है, इसलिए आंसर होगा सी। 1 और 2 दोनों सही हैं। पुरातात्विक विद्या का अभिप्राय है। पुरातात्विक विद्या किसको कहा जाता है? तो पुरातात्विक विद्या शिलालेखों का अध्ययन है, उसी को हम लोग पुरातात्विक विद्या कहते हैं, इसलिए आंसर इसका बी होगा। शिलालेखों के अध्ययन को हम लोग पुरातात्विक विद्या कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? दिमाग पर लगाए। हाथी गुफा अभिलेख, ये खारवेल के शासनकाल में। देवपाड़ा अभिलेख यशोधर्मन का। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त की उपलब्धि लिखी गई उसमें। नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी के द्वारा, उसके बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? तो देवपाड़ा अभिलेख में यशोधर्मन का उल्लेख नहीं मिलता है, यही गलत है, सुमेलित नहीं है। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, प्रारंभिक अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों, मुद्राओं पर खुदे हुए मिले। दूसरा, सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोम जो कोई से प्राप्त अभिलेख है। इन दोनों में कौन सी बात सही है आपको पता लगाना। तो 1 और 2 दोनों सत्य है, दोनों के दोनों सही है। निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? सबसे पहले खरोष्टी लिपि को किसने पढ़ा था? तो याद करें, खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। सबसे पहले खरोष्टी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन नंबर डी। दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती, पहला नंबर। दूसरा, देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। दोनों को गौर करें तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सत्य है। सॉरी, दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती। दूसरा, देवनागरी का विकास अरामाइक लिपि से हुआ है। ये गलत है, अरामाइक लिपि से नहीं हुआ है, लेकिन पहला नंबर सत्य है, इसलिए आंसर इसका फर्स्ट होगा। केवल एक सत्य है, आंसर इसका ए। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सिक्कों के अध्ययन को याद रखिए न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। आंसर डी। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ढूंढिए आप खुद। फर्स्ट, आहत सिक्के, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी। लेखायुक्त सिक्के, 2री शताब्दी ईसा पूर्व। दीनार 4वीं शताब्दी और जीतल 16वीं शताब्दी। तो यहां गलत जीतल है, क्योंकि ये 12वीं 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश के द्वारा जारी किया गया था, 16वीं शताब्दी में नहीं जारी किया गया, इसलिए ये रॉन्ग है और आंसर इसका डी होगा, जीतल 16वीं शताब्दी। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत का प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। दूसरा, कशापण एक नियमित सिक्का था। तीसरा, सिक्कों की कमी का मतलब है वाणिज्य व्यापार में कमी। और ये तीनों के तीनों तथ्य फैक्ट्स जो सिक्कों से संदर्भित है ये सत्य है, और इसलिए होगा 1 2 3 तीनों। आंसर इसका बी होगा। 1 2 3 तीनों के तीनों सत्य है जो सिक्कों से संदर्भित है। ऋग्वेद है। ऋग्वेद किसे कहा जाता भाई? तो ये श्लोकों का संकलन है, इसलिए आंसर इसका ए होगा। फर्स्ट नंबर हम लोग आंसर देंगे। ऋग्वेद के प्रथम सूक्त प्राय किस देवता को समर्पित है? पहला सूक्त किसको समर्पित है? तो पहला सूक्त स्ट्रेस दे अग्नि देवता को समर्पित है, और आंसर इसका ए होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आप जानते हैं, सबसे पहला ऋग्वेद, और ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए आंसर इसका बी होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी का जिक्र है? कौन सी नदी थी सबसे पवित्र उस समय की? तो याद रखेंगे सरस्वती, ए वही उसका आंसर होगा। आंसर हम लोग ए देंगे, सरस्वती। ऋग्वेद में निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में किसका संकलन ऋग्वेद पर बेस करके किया गया? याद रखेंगे, दिमाग में ले आए, सामवेद। सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई, संगीत का जनक माना जाता है। पहली पुस्तक जो संगीत की है, याद करो कौन सी है भाई? तो वो सामवेद है, इसलिए सामवेद इसका आंसर होगा। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सामवेद भारतीय संगीतज्ञ एवं प्राचीन पुस्तक है। सामवेद प्रथम दृष्टया वेद व्यास के शिष्य जैमिनी को माना जाता है। गौर करें इन दोनों तथ्यों पर जो रिलेटेड है सामवेद पर, ध्यान देंगे। ये दोनों के दोनों तथ्य सही है, 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए सी को रेड कर दिया गया। सी ही इसका आंसर होगा। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध किस वेद से है? तो ये यजुर्वेद के ही हिस्सा है, इसलिए इसको यजुर्वेद से संबंधित है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यजुर्वेद में 40 मंडल है, यजुर्वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद में वात्सनेयी संहिता संबंधित है। यजुर्वेद में रत्नियों की चर्चा है,
ये सब यजुर्वेद से संबंधित तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। इनमें कौन कौन सा सही है ध्यान देंगे तो इनमें तीनों के तीनों फैक्ट सही हैं, इसलिए आंसर इसका 3 होगा, सी होगा। 1 2 3 तीनों के तीनों शब्द हैं। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही गई? आपने थोड़ी देर पहले क्विज में देखा था, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसका वर्णन मिलता है किसमें? तो ये अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख निम्नलिखित में किसमें मिलता है? आयुर्वेद ध्यान देंगे, ये अथर्ववेद में मिलता है। आयुर्वेद का सिद्धांत किस वेद में सभा को नारिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? यह अथर्ववेद में ऐसी वर्णन की गई है। त्रयी नाम क्या है? त्रयी क्या है भाई? त्रयी तो त्रयी तीनों वेद का है, धर्म संघ और बुद्ध का है, हिंदू धर्म के तीनों देवता का है, ये तीनों मौसम का है। तो ध्यान देंगे ये तीनों वेदों को त्रयी कहा गया। तीनों वेदों को त्रयी। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, फैक्ट्स को गौर करें। ऋग्वेद के कर्ता को होता, यजुर्वेद का अर्जुन, सामवेद का उदारता और अथर्ववेद का ब्रह्मा। ये चारों के चारों तथ्य सही है, इसलिए 1 2 3 4 सब सही है। जो ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। इन फैक्ट्स को जरूर दिमाग में रखें। ये समझे कि 4 क्वेश्चंस हैं जो एक ही में प्रदर्शित किए गए। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 यह ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व ब्राह्मण युग। जीवोपार्जन हेतु वेद वेदांत पढ़ाने वाले अध्यापक को क्या कहा गया, जिससे वो पढ़ा करके अपने जीविकोपार्जन करते थे? तो उसे उपाध्याय कहा गया। यहां ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सी को हम लोग आंसर देंगे। सतपथ ब्राह्मण उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। कौन ऋषि थे जो सतपथ ब्राह्मण में राजा विदेह से संबंधित थे? तो ये थे ऋषि गौतम राहुल। किस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? किस ग्रंथ में सबसे पहले पुरुष मेघ का उल्लेख मिलता है? तो ये सी आंसर होगा इसका। सतपथ ब्राह्मण में इसका उल्लेख मिलता है। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कौशिकी ब्राह्मण को संख्यायान ब्राह्मण भी कहा जाता। तैतरीय ब्राह्मण महर्षि भारद्वाज से संबंधित है। जैमिनीय ब्राह्मण में धीमा बोलने की चर्चा है। अब इनमें कौन कौन से फैक्ट्स सत्य हैं आपको पता लगाना। तो ये तीनों के तीनों फैक्ट्स सत्य हैं, इसे दिमाग में रखें। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उपनिषद तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठ करके वेद को पढ़ समझना। तो इसको हम लोग कहते हैं पास बैठना। आंसर इसका ए होगा। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते याद करो, सत्यमेव जयते ऋग्वेद से, भागवत गीता से, मुंडकोपनिषद से, मत्स्य पुराण से। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया, उपनिषद से लिया गया और उपनिषद में मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते आंसर इसका सी होगा। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद धर्म पर, योग पर, विधि पर और दर्शन पर। तो ये विधि पर आधारित है उपनिषद। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य को में मोक्ष की चर्चा की गई? मोक्ष की चर्चा किसमें की गई है? तो ये उपनिषद में इसकी चर्चा की गई है, मोक्ष की। अध्यात्म ज्ञान के विषय में
नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद में मिलता है? नचिकेता और यम संवाद, गौर करेंगे 4 ऑप्शंस आपके पास है, ढूंढे नचिकेता और यम संवाद। तो ये कठोर उपनिषद से लिया गया है, आंसर इसका सी होगा। उपनिषद काल में राजा अश्वपति राजा थे। उपनिषद काल में कहां के राजा थे? उपनिषद काल में दिमाग लगाओ, तो ये कैकेयी के राजा थे। आंसर इसका बी होगा, बी। सतकाम जम्बाल की कथा, जिसमें अनब्याही मां होने के लांछन को उसने चुनौती दी, उस कथा में यह किससे लिया गया है? तो याद रखेंगे ये छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, उसी में इसका वर्णन है। याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? यह बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन मिलता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, यह मूलतः है किससे? बताएं, यह उपनिषदों में इसमें मिलता है, उपनिषद से इसे प्राप्त किया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? कैसे क्रम से लिखे गए, उनकी जानकारी किसमें दी गई है? तो सबसे पहला था वेद, उसके बाद लिखा गया ब्राह्मण, ब्राह्मण का अंतिम हिस्सा जो जंगल में लिखा गया अरण्यक, अरण्यक के बाद आया कौन? उपनिषद। इसलिए आंसर इसका ए होगा। किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? सफेद घोड़ा। ऑप्शंस आपके पास है, ढूंढे। तो यह तैत्तरीय उपनिषद को सफेद घोड़ा कहा गया। आंसर इसका सी। एक्चुअल में डी है, ऑप्शंस गलत है, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में इतिहास पुराण को शिष्यों को पढ़ाए जाने वाले विषय की सूची में सम्मिलित किया गया? ऑप्शंस आपके समक्ष है, सोचे। छंदोग्य उपनिषद में सबसे पहले सम्मिलित किया गया। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण को घोर अंगिरस के रूप में उल्लेखित किया गया है? देवकी पुत्र कृष्ण को, यह छंदोग्य उपनिषद में इसे उल्लेखित किया गया है। मनुस्मृति मुक्तसर संबंधित है। मनुस्मृति मनु के द्वारा लिखी गई, ये सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है। प्रथम विधि निर्माता कौन है? किसने सबसे पहले विधि का पर आधारित पुस्तक लिखी, सामाजिक व्यवस्था पर पुस्तक लिखी? तो वो मनु ने लिखी। आंसर इसका ए होगा। श्रीमद् भागवत गीता का मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई? श्रीमद् भागवत गीता किसमें लिखी गई, किस भाषा में? तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई श्रीमद् भागवत गीता। सतसहस्त्री संहिता का उपनाम लिखित में से किस ग्रंथ का है? गौर करेंगे सभी, किस ग्रंथ को कहा गया? तो ये डी आंसर होगा, महाभारत को कहा गया है। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य, सबसे पुराना काव्य की संज्ञा किसे की दी जाती है? तो रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है। पुराणों की संख्या कई बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग, पुराणों की संख्या, तो पुराणों की संख्या बी 18 होगा। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर, वंशानुचरित संकेतक हैं। ये सब संकेतक किसके हैं? तो पुराणों के संकेतक हैं। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण कौन सा है? कई बार रिपीट कर चुके हैं हम लोग। सर्वाधिक प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें आंध्र सातवाहन वंशों की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? कालिका पुराण, तो ये शाक्त धर्म से संबंधित है कालिका पुराण। जैन साहित्य को समग्र रूप से कहा गया जैन साहित्य, याद करो, जैन साहित्य को समग्र रूप से कहा गया आगम। आंसर इसका ए होगा। जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किसमें मिलता है? कैसे जैन भिक्षुओं को रहना चाहिए, आचार व्यवहार उसका कैसा होना चाहिए? ये आचरांग सूत्र में मिलता है। आचरांग सूत्र, ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन त्रिपिटक में शामिल नहीं है?
त्रिपीठक, शुद्ध पीठक, विनय पीठक और धम्म पीठक, ये त्रिपीठक है। लेकिन त्रिपीठक में बुद्ध पीठक शामिल नहीं है, इसलिए आंसर इसका डी होगा। किस वैध साहित्य से मौर्य शासक अशोक के बारे में सूचना मिलती है? किस बौद्ध साहित्य से? विनय पीठक, सुत पीठक, अभिधम्म पीठक या महाभाष्य, किससे मिलती है? तो सी आंसर होगा अभिधम्म पीठक। प्राचीन भारत की प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक तो कलहनकृत राजतरंगिणी है, जिसमें कश्मीर के संदर्भ में जानकारी हमें मिलती है। सो आंसर इसका ए होगा। फाहियान की प्रसिद्ध रचना, लगाओ दिमाग, फोक्यू की, सीयू की, रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्टिक किंगडम्स, ए और सी दोनों। देखो सीयू की वेदसांग का यात्रा वृत्तांत है, अतः यह गलत है, और यह दोनों के दोनों फाहियान से संबंधित है, इसलिए ए और सी आंसर होगा। आंसर हम लोग डी देंगे। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर के साथ निर्यातस भारत आया था, डायोसियस रोम का यात्री था। देखो पहला नंबर तो पूरी तरह से सही है, लेकिन दूसरा गलत है। फर्स्ट इसका आंसर होगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिला? पहली बार मानव का सर्वप्रथम मिला तो पहली बार मानव मिला नर्मदा घाटी में, सबसे पहले मानव का हमें साक्ष्य मिला। सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री पर तरह तरह के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के पूछे गए क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। सबसे पहले हम लोगों ने फैक्ट्स को देखा, फिर क्विज पर गए और फिर क्वेश्चन देखा। मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपका तैयार हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।